Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Module 6th Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 33 and 34 and topic name is Marketing Research Process. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस बेसिकली रिसर्च प्रोसेस का ही एक पार्ट है। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होंगे। तो जो मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर देने के लिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी वो एक सिस्टमेटिक वे से होंगी। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस में? टोटल 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी। सेकंड, प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन। थर्ड, सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड। फोर्थ, सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। फिफ्थ, डेटा कलेक्शन। सिक्स्थ, इवोल्वेटिंग द डेटा। और सेवंथ, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी रिसर्च है कब स्टार्ट होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी या कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होगी। तो फर्स्ट स्टेप है वो रिसर्च में क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और फिर उसको डिफाइन करना। तो आज की डेट में जो बिजनेस है वो हाईली वोलेटाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है। मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, और जो माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये चेंज होते रहते हैं। और ये जो फोर्सेज हैं इनके बेस पर कंपनी को अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चेंज करती रहनी पड़ती है। तो इसके लिए कंपनी को टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी, रिसर्च के थ्रू मिलेगी। तो अगर कंपनी टाइम से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती है या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती है तो वो इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे कि कोई कंपनी है वो सेल फोन वेव प्रोटेक्टर्स बना रही है और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेल नहीं हो रही है, तो वो उस कंपनी के लिए क्या हो गई, एक प्रॉब्लम। तो उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और उसका जो रिसर्च है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है वो ब्रॉड होती है, उसके बेस पर रिसर्च नहीं हो सकता। तो उस जो ब्रॉड प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो रिसर्चर को क्या देती है, प्रॉपर डायरेक्शन देती है। जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है तो उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसको डिफाइन कैसे करेगी, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड डिक्लाइन द सेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन होने के पीछे जो रीजन्स क्या क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो आपने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो जब आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे उसी के बेस पे आप प्रॉपर रिसर्च कर पाओगे। तो इसमें आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती है, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब वो उसको क्या करेगी, डिफाइन करेगी कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी कस्टमर अवेयरनेस है और कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करें। तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसके लिए जो रिसर्च करेगी वो कौन सा रिसर्च होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली सेकेंडरी डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अलावा पायलट स्टडीज़ की जाती है जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट से ओपिनियन पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एज ए रिसर्चर, आपको नहीं पता कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स डाउन होने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो जो एक एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर है आप उससे इंटरव्यू कर कर पूछ सकते हैं। तो वो आपको बता देगा कि क्या क्या पॉसिबल वेज हैं जिनकी वजह से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल डाउन हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन की है उसके बेस पर आपको अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना पड़ेगा। तो ये 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हो सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहती है, तो उसने क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। पहला ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च के थ्रू अचीव करना चाहेगी, पता लगाना चाहेगी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे जो मॉडर्न मेथड है या जो सोशल मेथड है, ये सोशल मेथड कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि कंपटीटर के जो कस्टमर्स हैं ये पता लगाना कि क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू वो हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमारे कितने कस्टमर्स हैं, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो वो और हमारे लिए ब्रांड लॉयल हो जाएंगे। तो ये इस रिसर्च के क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली प्री अजम्पशंस होती हैं जिनको हम डेटा कलेक्ट कर कर डेटा एनालिसिस कर कर प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने नल हाइपोथेसिस बना लिया कि इफेक्टिव है और उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इफेक्टिव नहीं है। दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि क्या कंपटीटर के कस्टमर्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो नल हाइपोथेसिस बना लिया हाँ होंगे, और अल्टरनेटिव बना लिया नहीं होंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सेकंड, वो क्या है, प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन। जब एक बार प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिफाइन कर लिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें पूरी रिसर्च की प्लानिंग होती है, उसका डिजाइन यानी कि फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि कितना बजट होगा, कितनों की टीम है रिसर्च की, कौन पर्सन है डेटा कलेक्शन का काम करेगा, टीम में कौन मेंबर्स एनालिसिस करेंगे, कौन रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, कौन प्लानिंग का काम करेगा, कितने महीने में आपको ये रिसर्च या कितने टाइम में इस रिसर्च को कंप्लीट करना है, कौन सा रिसर्च का टाइप यूज होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, प्रिडिक्टिव रिसर्च होगा या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर कैसे होगा, सैम्पलिंग कैसे की जाएगी। तो ये जो डिटेल्ड रिटर्न में लिखा होता है डॉक्यूमेंटेशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड। तो रिसर्च डिजाइन के बेस पर फिर रिसर्च मेथड्स को सेलेक्ट किया जाएगा, क्वालिटेटिव मेथड्स करना है या क्वांटिटेटिव मेथड्स करना है या मिक्स्ड मेथडोलॉजी यूज करनी है। अब उसमें भी रिसर्च के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सर्वे करना है या फिर आपको सेकेंडरी डेटा स्टडीज करनी है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है, सर्वे। जब हम क्वेश्चनेयर की मदद से सैंपल से रिस्पॉन्स को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं, सर्वे। इसके लिए इंटरव्यू मेथड भी यूज किया जा सकता है। सेकंड है एक्सपेरिमेंट। जब हमारा रिसर्च का टाइप कैजुअल है, एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें हम दो ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को तो हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस यूज करेंगे और कंट्रोल ग्रुप में हम नॉर्मल कंडीशंस यूज करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस केस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी डेटा स्टडी। कई बार आपको जब डिटेल स्टडी करनी होती है तो जो पुराना डाटा जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसी को ही आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, अलग से कोई नया डेटा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा स्टडीज बोलते हैं। तो ये भी एज ए रिसर्च मेथड यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन। कई बार हमको रिस्पोंडेंट को इंटरप्ट नहीं करना होता, विदाउट उनको इंटरप्ट किए हुए हम उनसे डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि किसी टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि एक पर्टिकुलर सिटी में 2 सर्किल्स पर ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल करनी है, लेकिन उस सिटी में सर्किल हैं वो 8 हैं, जबकि ट्रैफिक लाइट है वो 2 सर्किल्स पर ही इंस्टॉल करनी है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 8 के 8 सर्किल्स पर वो सीसीटीवी कैमरास लगाकर पीक आवर्स में ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं और जहाँ पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है 2 सर्किल्स में, वहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल कर देंगे। या कोई रिटेलर है वो ये देखना चाहता है कि मेरे शॉपिंग मॉल के किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो वो हर सेक्शन में ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर सकता है। तो इसके लिए उसे कोई रिस्पोंडेंट को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। चाहे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हों या चाहे हम क्वेश्चनेयर फिल करा रहे हों, इंटरव्यू ले रहे हों या एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, उसमें जो यूनिट्स होंगी वो लिमिटेड है, हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर नेक्स्ट क्या डिसाइड करना है आपको कि पॉपुलेशन में से कितने सैंपल लेने हैं, सैंपल साइज डिटरमाइन करना है और उस पॉपुलेशन में से सैंपल को कैसे लिया जाएगा, यानी कि सैम्पलिंग प्रोसीजर सेलेक्ट करना है। तो सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस जिसमें बेसिकली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट किया
जाता है और उसके बेस पर पूरे रिजल्ट का कंक्लूजन या एनालिसिस दिया जाता है। तो बेसिकली सैंपल है वो पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। तो अगर आप सैंपल साइज सही लोगे, प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर दो टाइप का होता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अगर पॉपुलेशन में से हर किसी को इक्वल चांस मिलता है कि वो एज ए सैंपल सेलेक्ट हो सके तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, और अगर हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता कि वो एज ए सैंपल सेलेक्ट हो सके तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेटा कलेक्शन। आपने रिसर्च मेथड डिसाइड कर लिया कि आपको फॉर एग्जांपल सर्वे करना है, क्वेश्चनेयर के थ्रू सैंपल डिसाइड कर लिया कि 50,000 स्टूडेंट से फिल कराना है, तो आप उनको चाहे मेल के थ्रू, चाहे इन पर्सन, चाहे पोस्टल के थ्रू वो क्वेश्चनेयर दोगे, वो उस क्वेश्चनेयर को फिल करेंगे रिस्पोंडेंट और वो आपको रिटर्न करेंगे। तो आप डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो एक टाइम कंज्यूमिंग है। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो वो डेटा रो डेटा होता है, तो हम उसकी एडिटिंग करेंगे कि कहीं रिस्पॉन्स सारे सही आए हैं, नहीं आए हैं, या किसी ने है जो रिस्पॉन्स है वो दिया है उसकी राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही। फिर डाटा की एडिटिंग के बाद कोडिंग की जाएगी, कोडिंग के बेस पर टैबुलेटिंग की जाएगी, और फिर जब टैबुलेटिंग हो जाएगी, टैबुलेटिंग के बाद पर उसे आगे इवोल्वेट किया जाएगा। तो कलेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है, इवोल्वेशन आ जाता है। तो डेटा कलेक्शन में टाइम लगेगा। डेटा कलेक्शन जब आप कर रहे होते हो तो दो टाइप से इस स्टेज पे कर सकते हो, प्री टेस्टिंग और मेन टेस्टिंग। अगर आप रिस्पोंडेंट 50,000 हैं, उनको एक साथ क्वेश्चनर भेज देते हो प्रिंट निकाल कर, और कोई क्वेश्चन में आपको फ्रेमिंग में गलती भी रियलाइज होती है तो आप चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए शुरू में कुछ लिमिटेड रिस्पोंडेंट से वो क्वेश्चनर फिल कराना चाहिए और उसके रिस्पॉन्स के बेस पर उस पर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फिर मेन स्टडी करना चाहिए। इवोल्वेटिंग द डेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा कलेक्शन के बाद उसकी एडिटिंग की जाएगी, उसकी कोडिंग की जाएगी, टैबुलेटिंग की जाएगी, और उसके बाद टेस्ट अप्लाई कर एनालिसिस किया जाएगा, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, और लास्ट क्या आएगा, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। जब एनालिसिस हो जाएगा, रिसर्च का कंक्लूजन आएगा, तो एक पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसके 3 पार्ट्स होंगे, प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट। तो एक्नोलेजमेंट, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रीफेस, ये सारे के सारे हैं वो आपके स्टार्टिंग में आएंगे, प्रिलिमिनरी पेजेस में आएंगे, अपेंडिक्स है, बिब्लियोग्राफी है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन सेशंस है, ये लास्ट में आएंगे, और इंट्रोडक्शन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, ये मिड में आएंगे। और जब रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप उसको मैनेजमेंट को सबमिट करा दोगे, और अगर मैनेजमेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इतनी डिटेल रिपोर्ट पढ़ सके, तो आप उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन दोगे जो भी आपके रिजल्ट्स के फाइंडिंग्स आए हैं, और मैनेजमेंट है या ऑथराइटिंग पर्सन है उसके बेस पे डिसीजन ले लेगा। तो इसी के साथ ही ये जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पढ़ा, फिर प्लानिंग द रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा, फिर सेलेक्टिंग द रिसर्च मेथड पढ़ा, फिर सेलेक्टिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर पढ़ा, फिर डेटा कलेक्शन पढ़ा, फिर इवोल्वेटिंग द डेटा पढ़ा, और लास्ट में प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।